हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड से मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जहां से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे इस तरीके का और भी वीडियो आएगा। और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू के बाद प्रश्न उत्तर सीरीज, जहां पे हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, ये भी आएगा। तो अपडेट जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। और ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन किस में है, 2024 में। तो चलिए भाई रासायनिक समीकरण देखते हैं। रासायनिक समीकरण है आपका CH3COOH, जिसको हम लोग बोलते हैं एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल, प्लस C2H5OH है, जिसको कि हम एल्कोहल भी बोलते हैं। ये दोनों अभिक्रिया जब एथेनोइक अम्ल जब एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, एल्कोहल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये डेफिनेशन पूछ दिया गया है बराबर कि एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है। तो भाई एथेनोइक अम्ल जब एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टरीकरण बनाता है और साथ में जल बनाता है। तो देखिए भैया जल भी है, तो एस्टरीकरण का सूत्र क्या है, एस्टर का सूत्र क्या है, तो ये है आपका एस्टर का सूत्र, ये है आपका एस्टर CH3COO C2H5। तो ध्यान रखिएगा CH3COO यहां से लिया गया है, C2H5 यहां से लिया गया है, तब जाके ये बनता है एस्टर। इधर HO बच गया तो यही बन गया H2O। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम, पर्णहरिम को हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन दिया है। कैसे, तो आपको पता है कि पेड़ पौधे जड़ से जल लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तों में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप C6H12O6 मिलता है और साथ में आपका ऑक्सीजन भी मिलता है। तो C6H12O6 को ही हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। चलिए निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 हीट दिया गया, CO2 में टूट गया। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अभिक्रिया, ये कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, जब इसमें हीट दिया गया तो ये दो चीजों में टूट गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कोई एकल पदार्थ जब कई एक से अधिक पदार्थों में टूटता है तो इसको हम अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपघटन है, तो हाँ भाई अपघटन है, जिसको हम डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। क्वेश्चन देखिए 2024 में आया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है, तो भैया देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया CuSO4, जिसको कि हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ये लोहा के साथ है, FeSO4 फेरस सल्फेट बन गया और प्लस कॉपर अलग हो गया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे Fe जो है Cu को डिप्लेस करके यहाँ पे आ गया, देख रहे, और कॉपर जो है अकेला हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। और यह अभिक्रिया इसलिए होती है कि लोहा जो है, ये फेरस जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को हटा के उस जगह पे खुद बैठ जाए तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको याद रखिएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि फेरस अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम है, इसलिए फेरस ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया। चलिए भाई, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MaCl2 है, भाई MCl2 है। तो सबसे पहले आपको रासायनिक सूत्र बनाना आना चाहिए कि रासायनिक सूत्र हम बनाते कैसे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र कैसे बनता है, भाई समझिए। बस एक एग्जांपल है छोटा सा। तो कार्बन का क्या होता है भाई C, डाई का कुछ नहीं होता, ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से, कार्बन से। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, तो भाई कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और इसका संयोजकता निकालने के लिए हम 2 4, इसका संयोजकता होता है ना 4 होता है। बस ये याद रखिए, अगर संयोजकता निकालना सीखा तो मेरे चैनल पे लिखिएगा शंकर स्टडी सेंटर संयोजकता कैसे निकाले, ठीक है। बहुत सारा चैनल है मेरा, एक शंकर स्टडी सेंटर पे ये वीडियो डाला हुआ है। तो इसका संयोजकता होता है 4, ऑक्सीजन का जो होता है ना 8 होता है परमाणु संख्या, तो 2 6, तो 2 हमको कम से कम लाना पड़ेगा। तो 2, ये दोनों कटेगा तो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर क्या करते हैं, क्रॉस, C को 1 से गुना करेंगे तो C 1 नहीं लिखते,
O को 2 से गुना करेंगे तो CO2 होता है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। इसी तरह ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा, सोच के देखिए, ये है ये, यानी कि ये 2 यहाँ पे हुआ होगा और ये Cl का यहाँ पे गया होगा, यानी कि M का संयोजकता कितना है 2 और Cl का संयोजकता 1 है, ऐसे बना होगा। तो कह रहा है तत्व के क्लोराइड का सूत्र ये है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए, यानी कि M तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जिसका संयोजकता 2 है। ऑक्साइड का सूत्र, ऑक्साइड किससे बना होगा, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का संयोजकता अभी हमने देखा 2 है, तो 2 से 2 कटेगा तो 1, तो M इससे गुना होगा, O इससे गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा MO। तो M बस एक नाम ले लिया गया है, तो ये ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो 9th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक सूत्र, शंकर स्टडी सेंटर पे आपको मिल जाएगा। चलिए, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जब एक आयन एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज होता है तो उसे हम द्वि स्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। जब कार्बन को वायु में जलाते हैं, ऑक्सीजन, वायु का कहने का मतलब है ऑक्सीजन में जलाते हैं, तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक एलिमेंट में बन जाता है, यहाँ 2 है और इधर कितना बन गया 1, तो इसको हम बोलते हैं कंबाइन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सक्रिय धातु पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। देखिए, कोई भी मेटल हो, धातु हो, जब इस पे एसिड को रखा जाएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी अम्ल को रखा जाएगा तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि लवण बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, यानी कि सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो भाई हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड चैप्टर में हम लोग ये डिटेल से पढ़ेंगे। ZnH2SO4 जिंक हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, तो यहां भी आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन को किसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, जिंक ने। तो जिंक ज्यादा अभिक्रिया है और हाइड्रोजन कम अभिक्रिया है, जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि जिंक ने कम अभिक्रियाशील हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ध्यान से देखिए, यह भी अभिक्रिया आपको दिख रहा होगा विस्थापन अभिक्रिया का ही। कैसे, तो देखिए भाई, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम है, प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस 2Fe है, ठीक है, यहाँ पे एरो है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम ने फेरस को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है अधिक अभिक्रियाशील है, किसके तुलना में, लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील है एल्यूमिनियम। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए भाई नेक्स्ट, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया। तो सबसे पहले कंबशन रिएक्शन के बारे में समझिए। कोई भी अभिक्रिया, दहन का मतलब सिर्फ जलना नहीं होता, कोई भी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ जाती है तो उसी को हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल, जले नहीं जले मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई भी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो ये दहन है। तो इसमें से ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ये है दहन अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ मीथेन जो है जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा और प्रकाश बनता है। और मीथेन आप जानते होंगे, CNG का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, जो ऑटो सब में देखते हैं डला हुआ रहता है वो गैस, वो मीथेन ही होता है। चलिए भाई, BaCl2 Na2C, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की। तो आपको दिख रहा होगा कि बेरियम जो है ये BaSO4 के साथ चला गया, और सोडियम Na जो है Cl के साथ चला गया, तो Na Cl के साथ गया तो NaCl बना दिया, और बेरियम सल्फेट के साथ चला गया तो बेरियम सल्फेट चला गया, यानी कि BaSO4 के साथ चला गया और इसी रासायनिक अभिक्रिया में NaCl के साथ गया, यानी कि 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहले एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो 2 डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट द्विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या द्विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया है, ये कौन सा अभिक्रिया है, तो भैया देख लीजिए, यहाँ भी ध्यान से देखिएगा, तो Ba जो है, बेरियम जो है सल्फेट के साथ चला गया, और हाइड्रोजन जो है Cl के साथ चला गया, तो ये भी आपको द्विस्थापन अभिक्रिया दिख रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ऑप्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। C12H22O11 जो है चीनी का रासायनिक सूत्र है।
सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4, जिसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का जो रंग होता है वो भूरा लाल होता है, लेकिन हमें दिखता कैसा है? भूरा रंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके फर्स्ट चैप्टर में एक रिएक्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में, यहीं से लिया गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? उम्मीद है आपको संतुलित समीकरण समझ में आ रहा होगा कि राइट साइड का जितना भी एलिमेंट है लेफ्ट साइड के एलिमेंट के साथ इक्वेट कर जाए। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4 है, तो ये भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है? संतुलित है। संतुलित जो नहीं है वो मुझे दिख रहा है ये वाला संतुलित नहीं है। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूनी 6 है, इधर ऑक्सीजन 2, 2 दूनी 4 और 1 है, यानी कि इधर ऑक्सीजन 5 है और इधर ऑक्सीजन 6 है। तो रासायनिक समीकरण जो है नीचे वाला संतुलित नहीं है। एक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं उसका मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में रासायनिक समीकरण संतुलित करने से 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जरूर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भैया खड़िया चौक को बोलते हैं, चौक, जिस चौक से आप लोग बोर्ड पे लिखते हैं, तो इसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो अभी हमने ग्लूकोज पढ़ा था C6H12O6। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? अब ये कली चूना के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कली चूना तब है जब सूखा सूखा, यानी कि जब आपने देखा होगा कि चूना को पहले हम ना पुताई करते थे दीवार पे, तो यही जो है ना चूना को जब हम रखते थे पानी में, उससे पहले की अवस्था को कली चूना बोलते थे। तो ये है CaO। जब उस चूना को हम लोग पानी में डाल देते थे तो उसको बोलते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर भी बोलते थे। और वही लाइम वाटर को दीवार पे पुताई कर देते थे और वो पानी सूख जाता था, तब उसको हम बोलते थे CaCO3। ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो भैया कौन सा समीकरण संतुलित है? तो ध्यान से देखा जाए तो हमको तो कोई भी नहीं नजर आ रहा है। देखते हैं, ये वाला हमको समीकरण संतुलित नजर आ रहा है। देख लीजिए, जिंक 1 जिंक 1, सल्फेट 1 सल्फेट 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, तो ये संतुलित है। ठीक है, संतुलित में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मैं सिखा दूंगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा होता है। जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तों में C6H12O6 होता है, C6H12O6 प्लस कार्बन ऑक्सीजन बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाता है और ऑक्सीजन आपको दे दिया जाता है। चलिए भाई अगला समीकरण, ये तो हमने देखा था कि CaCO3 को हीट के द्वारा 2 में तोड़ दिया गया था, तो इसको हम बोलते थे वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन। नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, देख लीजिए कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर का ना ऑक्सीकरण होता है जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ध्यान रखिएगा, जब ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है, कोई एक भी हो जाए तो उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। अवकरण किसको कहेंगे? तो भैया जब ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा, कोई दोनों में से एक हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? अवकरण। निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? अवकारक जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटा दे, तो भैया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही है अवकारक। CO2H2CuH2 किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ध्यान से देखिए, CO2 यहाँ पे ये CuO2 होना चाहिए था, ये गलती हो गया अभिक्रिया में, ये होना चाहिए ये CuO। ठीक है, ये है CuO। तो देखिए ये CuO से ऑक्सीजन हटा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, लेकिन हाइड्रोजन में क्या हो गया? ऑक्सीजन बढ़ गया। देख रहे हैं, यानी कि ध्यान से देखिए इसमें दोनों चीज हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ भी रहा है, ऑक्सीजन घट भी रहा है। तो जब दोनों अभिक्रिया हो, ऑक्सीजन जब बढ़ता है तो हम ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीजन जब घटता है तो उसको अवकरण कहते हैं, जब दोनों साथ में होता है तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। साबुन विलयन को बिड़ल करने पर कम होता है, किस प्रकार की अभिक्रिया? जब साबुन को आप पानी में धोइएगा तो आपको ना थोड़ा सा सर्फ को आप लीजिएगा, हाथ में पानी डालिएगा तो आपको गर्माहट लगेगा, यानी कि वहां से ना उष्मा निकलती है, तो उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। उत्प्रेरक की क्रिया में किसमें ऑक्सीजन का योग कराना, हाइड्रोजन का वियोग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, या सभी? देखिए उत्प्रेरक का काम है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज कर देना, तो न कि ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, बस इसका काम है भाई रासायनिक अभिक्रिया को तेज करना है। इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, हाइड्रोजन हट भी सकता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो सकता है, तो इस हिसाब से सभी इसका उत्तर हो जाएगा।
Na2SO4 BaCl2 BaSO4 ये तो हमने देखा था पहले, तो ये जो है आपका इसमें इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि BaSO4 के साथ चला गया और NaCl के साथ चला गया। तो द्वि स्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, पहले भी हमने इस क्वेश्चन को हैंडल किया है। ये देखिए इस क्वेश्चन को जिंक ने Cu के स्थान पे अपना जगह बना लिया और कॉपर को हटा दिया, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है, मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो क्या होता है, तो भाई मैग्नीशियम फीते को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है सफेद चूर्ण मिलता है। कौन सा चूर्ण मिलता है, सफेद पाउडर मिलता है। और दूसरी बात, एक चमकदार ज्वाला बनती है। कौन सा भाई, चमकदार ज्वाला। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 3 नंबर में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से चमकीली उज्जवल ब्राइट ज्वाला आपको मिलती है। एक जांच परख नली में लिए गए बिलियन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। एक बिलियन है, अब कोई चीज का बिलियन है मुझे नहीं पता, इसमें एक लोहा को डाला गया, लोहा यानी कि Fe। आधे घंटे के बाद देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो गया, इस बिलियन का रंग परिवर्तित हो गया। तो उस जांच परख नली में कौन सा बिलियन था, तो ध्यान रखिएगा इस बिलियन का रंग तभी परिवर्तित हुआ होगा जब इस बिलियन में CuSO4 होता, ठीक है। और ये फेरस के साथ अभिक्रिया किया तो ये क्या बन गया, FeSO4 प्लस Cu। तो ध्यान रखिए जांच नली में पहले कौन था, कॉपर सल्फेट था, और रंग जो परिवर्तित हो गया इस कारण क्योंकि लोहा ने कॉपर को विस्थापित करके लोहा सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट बना दिया। तो कह रहा है उस जांच परख नली में कौन सा बिलियन था, तो भाई सिंपल CuSO4 था। कहता कि बाद में कौन सा रंग कौन सा बन गया, तो FeSO4 हो जाता। चलिए भाई, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो जब भी ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो इसको हम अपचयन बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का बढ़ना, यह ऑक्सीकरण कहलाता है, सॉरी अपचयन कहलाता है, रिडक्शन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो बन के तैयार होता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। जैसे A+B भाग लिया और बना क्या, C, A+D भी मान लेते हैं, तो इसको बोलेंगे अभिकारक, रिएक्टेंट्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इधर जो बनेगा उसको बोलेंगे उत्पाद, प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, समीकरण है तो भैया देखिए H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, H2O। या दूसरी तरफ से देखिए H2O यानी ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है, तो ये देखिए दो अभिक्रिया, दो तत्व है और एक तत्व बन गया, तो जब भी दो मिलके एक बन जाए तो उसको संयोजन कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। निम्न में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, दहन, श्वसन, भोजन का पकना, अवक्षेपण। देखिए दहन में भी ऑक्सीजन जुड़ता है, श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं तब जाके खाना पचना स्टार्ट होता है, मतलब खाना पचना नहीं, खाना टूटना, ग्लूकोज जो है टूटना स्टार्ट होता है, तो उसमें भी ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन है। भोजन का पकना, जब भोजन को पकाते तो आग पे पकाते तो वहां भी आग को जलाने के लिए कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का जरूरत है, तो ये भी ऑक्सीजन है। करेक्ट, ऑक्सीजन नहीं होगा तो भाई हमको लग रहा है अवक्षेपण में नहीं होगा, जरूरी नहीं है। निम्न में से विस्थापन अभिक्रिया कौन है, तो भैया विस्थापन अभिक्रिया का बहुत सारा एग्जाम्पल हमने देखा, ये है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे फेरस ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड, ये सब याद करने वाला टॉपिक है, तो ये श्वेत होता है। अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दो तत्व है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक जल, और ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो दो मिलके एक बना तो इसको हम बोलेंगे संयोजन, ठीक है। जब एक दो में टूट जाए तो उसको वियोजन। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का रंग पीला होता है, ये सब याद करने वाला बात है, तो इसको याद ही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो देखिए एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया अधिक क्रियाशील जो है कम क्रियाशील को हटा देगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे Mg जो है अधिक क्रियाशील है, Cu कम क्रियाशील है, ठीक है, तो ये तो अधिक वाले को हटा ही नहीं पाएगा। Ag सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर कम क्रियाशील है और कॉपर जो है अधिक क्रियाशील है, तो ये इसको डिस्प्लेसमेंट कर देगा, ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। सोडियम अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम है, लोहा ज्यादा, Ag कम है, तो इस हिसाब से कॉपर जो है
अधिक है और Ag जो है कम है, तो ये Ag को हटा देगा। ये सक्रियता श्रेणी है ना, हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे तो अब आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा सोडियम और पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, और सबसे कम जो होता है ना सिल्वर और गोल्ड होता है सबसे नीचे, ठीक है, और कुछ चीज इसके बीच में आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले देखिए जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अब हाइड्रोजन का अणु कितना है जल में, तो 2 है, और ऑक्सीजन का कितना है, तो भाई कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, कुछ नहीं है तो बस 1 है, तो हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1, तो इन दोनों का अनुपात जो होगा 2:1 होगा। तो सही जवाब है इसका 2:1। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए श्वसन होता क्या है, तो श्वसन होता है C6H12O6। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में पचने के बाद ग्लूकोज के फॉर्म में जमा हो जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होता है, और हमें क्या मिलता है, तो भाई ये टूट के CO2 बनाता है, जल बनाता है, और साथ में एक एनर्जी ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा जो है, इसी ऊर्जा को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन कुछ नहीं है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, क्योंकि जिस अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा एनर्जी के फॉर्म में या ऊष्मा के फॉर्म में या हीट निकले, उसी को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो श्वसन जो है ये आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो आयनों का आदान प्रदान जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, तो ये जो है आयनों का आदान प्रदान होता है। विस्थापन अभिक्रिया, अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को रिप्लेस कर देगा। संयोजन अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एकल तत्व में बन जाएंगे। अवक्षेपन अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अवक्षेप मिलता है तो उसको हम अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एथिल अल्कोहल का व्यावसायिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो देखिएगा एथिल अल्कोहल का जो व्यावसायिक उत्पादन जो है किण्वन फर्मेंटेशन के द्वारा किया जाता है। किण्वन एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा हम इसको करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। तो देखिए जब भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकले तो उसको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलता है, मीथेन ज्वाला के साथ जलता है, केरोसिन भी ज्वाला के साथ जलता है, कोयला जो है ज्वाला के साथ नहीं जलता है, ताप के साथ जलता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। दूध का खट्टा होना लैक्टोबैसिलस के चक्कर में होता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पे जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, जब आर्द्रता के संपर्क में लोहे में जंग लग जाता है। पानी का जमना, ये इसका फिजिकल चेंजेस है। जमा बर्फ को हम रिवर्स कर सकते हैं, तो जब भी हम किसी चीज को रिवर्स कर सकते हैं तो वो ना भौतिक परिवर्तन होता है, तो ये जो है सही जवाब है। पानी का जमना जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया को आप रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन फिजिकल वाले को भौतिक परिवर्तन को आप रिवर्स कर सकते हैं। CaCO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ध्यान दीजिए, इससे पहले भी हमने देखा था। तो ये जो अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया, जहां पे एकल पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं। निम्न में से कौन उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जहां पे उष्मा को ना ग्रहण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है उष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकलती है। तो इन सभी अभिक्रिया में ध्यान से देखा जाए तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है, ध्यान से देखिएगा, वाष्पीकरण कोई अभिक्रिया नहीं है। तो ये पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया में, तो संयोजन अभिक्रिया में जो उष्मा निकलता है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन को हम कोयला बोलते हैं, उससे हमको क्या निकलेगा, उष्मा, हीट निकलेगा। तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया इसका उदाहरण है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया अवकरण को दर्शाती है। अब देखिए ये अवकरण, अब यहाँ पे ऑक्सीकरण अवकरण के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अवकरण, जिसको अवकारक भी हम बोलते हैं, ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन घटे और हाइड्रोजन बढ़े, इसको हम कहते हैं। दूसरी तरफ अवकारक या ऑक्सीकारक उसको कहते हैं जहां पे ऑक्सीजन बढ़े हाइड्रोजन घटे। एक और डेफिनेशन इसका याद रखिएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है वो अवकारण होता है, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करता है, ये। तो इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा उसको हम लोग अवकरण कहेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। ये एक नया डेफिनेशन याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो अवकरण कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वो ऑक्सीकरण कहलाएगा।
सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो भैया सोडियम Na बहुत ही अभिक्रियाशील है। जब जल के साथ ये अभिक्रिया करेगा तो ध्यान से देखिए NaOH बनाएगा, ठीक है, और बदले में एक H2 भी बनाएगा। तो इसका सही जवाब है भाई पीछे वाले का ऊपर वाला। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया ये है, इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन को देख लिया हुआ है। निम्न में से कौन सा अभिक्रिया द्विविस्थापन है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, अरे इसमें तो अभिक्रिया पूरा दिया ही नहीं है, तो ये वाला जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसको अगर मैं पूरा लिखूं तो ये हो जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, और यही अभिक्रिया जो मैंने लिखा है वो अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, क्योंकि ये ना अवक्षेप के रूप में हमें मिलता है। निम्न में से कौन सा अभिक्रिया संयोजन है? तो संयोजन अभिक्रिया जहां पे दो या दो से अधिक मिलके एकल तत्व बनाते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन है? तो अपघटन का तो उदाहरण हमने बहुत देख लिया, जहां पे एकल उत्पाद दो या दो से अधिक में टूट जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, इसका कारण क्या है? रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, परमाणुओं का पुनर्वियास या दाब में परिवर्तन। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में ना बहुत सारा चीज होता है, लेकिन नए पदार्थ इसलिए बनते हैं कि परमाणु है ना फिर से रीअरेंजमेंट करता है, अपने आप को पुनर्वियास करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ इस चैप्टर का। तो चलिए अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।